बेदर्दी 10। प्रिशा और हार्दिक रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए थे। उनके चेहरों पर हल्की मुस्कान थी, जो अंदर की सारी गड़बड़ी को याद करके निकल रही थी। पहले वे दोनों हंसते रहे, मजाक करते रहे कि किस तरह उन्होंने गलती पर गलती की और किस तरह मैनेजर उन्हें घूर रहा था। लेकिन धीरे धीरे हार्दिक की मुस्कान फीकी पड़ने लगी और उसका चेहरा गंभीर हो गया। प्रिशा ने उसकी ओर देखा और उसकी बदली हुई भावनाओं को भांपते हुए पूछा, क्या हुआ हार्दिक? तुम अचानक से चुप क्यों हो गए? हार्दिक ने लंबी सांस ली और सड़क की ओर देखते हुए बोला, प्रिशा, मुझे इस पार्ट टाइम नौकरी की सख्त जरूरत है। मुझे पढ़ाई के साथ साथ पैसे भी कमाने हैं। मेरा गांव, मेरी जमीन, मुझे वहां की चौधरी से अपनी जमीन वापस लेनी है, और जब तक मैं उतनी रकम जमा नहीं कर लेता तब तक मैं गांव वापस नहीं जा सकता। प्रिशा उसकी बातें सुन रही थी, पर उसे ये सब ठीक से समझ नहीं आ रहा था। वह जानती थी कि हार्दिक के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन वह इस संघर्ष की गहराई में कभी गई नहीं थी। प्रिशा हार्दिक के कंधे पर हाथ रखकर बोली, हार्दिक, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जितनी रकम चाहिए मैं तुम्हें दे सकती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए यह जरूरी है, और हम दोस्त हैं, इसलिए मदद करने में कोई बुराई नहीं है। हार्दिक ने एकदम से सिर हिलाया, नहीं प्रिशा, मैं तुम्हारी मदद नहीं ले सकता। ये रकम बहुत ज्यादा है, और मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते में पैसों की दीवार खड़ी हो। तुम समझती क्यों नहीं? प्रिशा ने उसकी आंखों में देखा और हल्के स्वर में कहा, हार्दिक, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही हूँ। मैं बस मदद करना चाहती हूँ क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि तुम इस प्रॉब्लम से कितने परेशान हो। हार्दिक ने उसकी बात को ध्यान से सुना, पर उसके मन में एक और चिंता थी, प्यार। वह प्रिशा से प्यार करता था, और उसकी आर्थिक स्थिति हमेशा से उसके मन में एक बोझ थी। वह जानता था कि प्रिशा अमीर थी, और वह नहीं चाहता था कि पैसे उनके रिश्ते में कोई दरार पैदा करें। हार्दिक ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ प्रिशा, और यही वजह है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं ले सकता। मैं नहीं चाहता कि पैसे हमारे बीच आएं। मैं तुम्हें वह सब कुछ देना चाहता हूँ जो तुम डिजर्व करती हो, लेकिन मैं ये सब अपनी मेहनत से हासिल करना चाहता हूँ। प्रिशा ने हार्दिक की आंखों में सच्चाई देखी। वह जानती थी कि उसका आत्मसम्मान उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था। हार्दिक ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए यह पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ, ताकि मैं एक दिन अपने गांव वापस जा सकूं और वहां की जमीन जो चौधरी ने मुझसे छीनी है, उसे वापस ले सकूं। मेरे दादा की जमीन थी वो, और जब तक मेरे पास वो रकम नहीं होती मैं अपने गांव वापस नहीं जा सकता। यही वजह है कि मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। प्रिशा ने एक गहरी सांस ली और हार्दिक के पास खड़े होकर हल्के स्वर में कहा, मैं तुम्हें समझती हूँ हार्दिक, और अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी मदद करूँ तो मैं तुम्हारी बात मानूंगी। बस इतना जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम जिस रास्ते पर चलो। हार्दिक ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक राहत की झलक थी। उसने प्रिशा का हाथ पकड़ा और धीरे से मुस्कुरा दिया। शुक्रिया, उसने बस इतना ही कहा। दोनों के बीच एक पल के लिए खामोशी छा गई, लेकिन उस खामोशी में प्यार और समझ का एहसास था। हार्दिक को ये यकीन था कि वह अपनी मेहनत से अपने सपनों को पूरा करेगा, और प्रिशा उसके हर कदम पर साथ होगी। एक बड़ी कॉन्फ्रेंस रूम में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। टेबल के चारों ओर कंपनी के बोर्ड सदस्य बैठे हुए थे, और सबकी नजरें टेबल के उस छोर पर थीं जहां चेयरपर्सन जगदीश दाहल बैठे थे। उनके बगल में उनकी बेटी अमारा, जो कंपनी की सीईओ थी, पूरी तैयारी के साथ अपनी प्रेजेंटेशन की फाइलें खंगाल रही थी। दोनों की बॉडी लैंग्वेज से साफ झलक रहा था कि आज की मीटिंग उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। जगदीश ने अपने हाथ से इशारा करते हुए सभी का ध्यान खींचा, फिर गंभीर आवाज में बोले, जेनेरिक दवाओं का बाजार हमारे लिए सबसे बड़ा अवसर है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। हर कंपनी अपने तरीके से इस मार्केट पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब हम ऐसा कुछ करेंगे जो अब तक किसी ने नहीं किया। अमारा ने अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चार्ट प्रदर्शित किया और बोलना शुरू किया।
हमारी कंपनी के पास टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में पर्याप्त रिसोर्सेज हैं। हमें केवल एक आक्रामक रणनीति की जरूरत है जो हमें इस पूरे मार्केट में लीड दिला सके। उसने एक स्लाइड दिखाते हुए कहा, सबसे पहले हमें हमारे उत्पादों की लागत को बाकी कंपनियों से कम करना होगा। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हमें सप्लाई चेन पर भी पूरा कंट्रोल चाहिए। हर मेडिकल स्टोर, हर अस्पताल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हमारी दवाएं पहले पहुंचनी चाहिए। हम यहाँ सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, हम हर जगह होंगे, हर समय, हर किसी के लिए। जगदीश ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, चाहे इसके लिए हमें किसी भी स्तर पर जाना पड़े, हम जाएंगे। हमारे प्रतिद्वंद्वी कीमतों में मुकाबला नहीं कर पाएंगे अगर हम उनके सप्लायर्स को अपने पक्ष में कर लेंगे। हमें बस एक मजबूत नेटवर्क बनाना है। उनकी आंखों में एक कठोर दृढ़ता थी। अमारा ने आगे जोड़ा, हमारे पास विज्ञापन बजट भी बढ़ाना होगा। हमें ये दिखाना है कि हमारी दवाएं न केवल सस्ती हैं, बल्कि गुणवत्ता में भी बेहतरीन है। हर प्लेटफॉर्म पर, हर डॉक्टर के रूम में हमारी दवाओं की जानकारी होनी चाहिए। पब्लिक ओपिनियन हमारी तरफ होना चाहिए। इसके लिए अगर हमें कुछ मुफ्त सैंपल देने पड़े या भारी डिस्काउंट ऑफर करना पड़े, तो हम करेंगे। बोर्ड के सदस्य एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में योजना की आक्रामकता को लेकर कुछ असमंजस था, लेकिन जगदीश की निगाहें किसी भी सवाल को दबा देती थीं। जगदीश ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखो, हमें किसी भी हालत में मार्केट का राजा बनना है। इसके लिए चाहे सप्लायर्स हों, रिटेलर्स हों या डॉक्टर, हर किसी को हमें अपने साथ जोड़ना होगा। कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अगर हमें दूसरों से सस्ती दवाएं बनानी हैं, तो बनाएं। अगर किसी को मार्केट से हटाना है, तो हटाएं। हमें हर कीमत पर जीतना है। अमारा ने आखिरी स्लाइड दिखाते हुए कहा, ये सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि हमारी कंपनी की प्रतिष्ठा का सवाल है, और मैं, बतौर सीईओ, ये सुनिश्चित करूंगी कि हमारा हर कदम सही दिशा में हो और हम पूरे मार्केट पर कब्जा करें। मीटिंग रूम में एक गहरी खामोशी थी। सब जानते थे कि जगदीश और अमारा के नेतृत्व में ये सिर्फ एक योजना नहीं थी, बल्कि एक संकल्प था। इसके बाद सारे बोर्ड मेंबर चले गए और पिता पुत्री ही रूम में रह गए। जगदीश अमारा की ओर मुस्कुराते हुए देखते हुए कहने लगे, वेल डन अमारा, आज का तुम्हारा प्रेजेंटेशन काबिले तारीफ था। डैड, तारीफ तब करिएगा जब सारा मार्केट मैं अपनी कंपनी के हिस्से कर लूंगी। वाई नॉट? अभी एक मुश्किल और हल करनी है। रॉ मटेरियल के लिए हमें राजस्थान के चौधरियों से भी बात करनी होगी। वहां से डील फाइनल हो गई तो आगे ये काम तो मैं आसान कर ली लूंगी। इस पर दोनों सहमति में मुस्करा देते हैं। मीटिंग खत्म करके अमारा कुणाल से मिलने निकल जाती है। आने वाले समय में क्या अमारा और रंजीत एक दूसरे के प्रबल प्रतिद्वंदी बनेंगे? क्या भाई बहन के बीच बिजनेस वॉर होगा? आगे जानने के लिए कनेक्ट रहे और कमेंट करते रहे। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना न भूलें। धन्यवाद।